नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डेफिनेटली एग्जाम में आते ही आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं आपके फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर, नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, कैंडिडेट की कैसे निकालते हैं, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। इस टाइप से जितने भी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनते हैं इस टॉपिक के ऊपर, वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 10 क्वेश्चंस मैं यहां पर लेके आया हूं, इसी सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है और उस रिलेशन में 6 एट्रीब्यूट दिए हुए हैं, ए बी सी डी अप टू एफ, बी ए रिलेशन स्कीमा विद द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी। देखिए यहां पर आपको गिवन है कि दीज आर द फंक्शनल डिपेंडेंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फॉर आर। तो यहां पर की पूछी हुई है। की का मतलब होता है जो आइडेंटिफाई करे। इट मे बी प्राइमरी की भी हो सकती है, कैंडिडेट की भी हो सकती है और सुपर की भी हो सकती है। तो की का मतलब होता है कि रिलेशन और फंक्शनल डिपेंडेंसी जब कभी भी दी हो तो उसमें हम क्लोजर फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे कि आपको मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूं कैसे हम की को फाइंड आउट करेंगे। जो ऑप्शन दिए हुए हैं, की कितनी भी हो सकती है, एक रिलेशन के अंदर नंबर ऑफ कैंडिडेट की पॉसिबल हो सकती है। तो रादर देन कि हम उसको लॉन्ग मेथड से अप्लाई करें, क्योंकि हमें एग्जाम में शॉर्टकट से शॉर्टकट या कम से कम टाइम में हमें सॉल्व करना होता है, तो हम बेटर है कि इतने सारे कैंडिडेट की ना निकाल के हम ऑप्शन की तरफ मूव करें। ऑप्शन से हम कैंडिडेट की फाइंड आउट करेंगे। यू कैन से इसका आंसर हमें की निकालना है। की का मतलब है कैंडिडेट की ही हमें जनरली फाइंड आउट करना होता है। तो देखिए क्लोजर हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है सी डी का क्लोजर। क्लोजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट के ऊपर जो प्लस लगा देते हैं, इसका मतलब होता है क्लोजर ऑफ दैट सेट। सीडी का क्लोजर निकालेंगे हम, तो यहां पर क्या निकलेगा, जिसका भी क्लोजर निकालते हैं वो एट्रीब्यूट तो आएंगे ही आएंगे हमेशा। ठीक है, अब सी और डी का क्लोजर निकाल रहे हैं तो सी और डी तो यहां पर आएगा ही आएगा। उसके बाद हम क्या देखेंगे, फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, एफ। तो सी हम चेक करेंगे क्लोजर में है, अगर है तो एफ भी क्लोजर में आ जाएगा। ठीक है, ई टेंड्स टू ए, ई टेंड्स टू ए, जब ई नहीं है तो ए भी नहीं आएगा। ई सी टेंड्स टू डी, तो यहां पर ई सी भी नहीं आया हुआ है, सी आया हुआ है, सिर्फ ई नहीं है तो डी भी नहीं इंक्लूड कर सकते हम। ए टेंड्स टू बी, ए भी नहीं है तो बी भी नहीं आएगा। तो क्लोजर ऑफ सी डी क्या आ जाएगा, सी डी एफ। इसी तरह से हम सेकंड ऑप्शन को पिक करेंगे, सेकंड ऑप्शन का क्लोजर निकालेंगे, ई सी। ई सी का क्लोजर निकालेंगे तो ई और सी तो आएगा ही आएगा। फिर हम फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखेंगे, सी आया हुआ है तो एफ भी आ जाएगा यहां पर। ठीक है जी, ई के कोरस्पॉन्डिंग ई अगर आया हुआ है तो ए भी आ जाएगा, तो ई टेंड्स टू ए दिया हुआ है। नेक्स्ट है ई सी, ई और सी दोनों आए हुए हैं तो राइट हैंड साइड भी इंक्लूड हो जाएगा, डी भी आ जाएगा। ए टेंड्स टू बी, ए आया हुआ है तो बी भी आ जाएगा। क्लियर। तो इस टाइप से आप देख सकते हो पूरे रिलेशन को कौन डिफाइन कर रहा है हमारा, दिस वन। आप यहां भी छोड़ सकते हो क्योंकि की निकल चुकी है हमारी, ए भी आया हुआ है, बी भी आया हुआ है, सी डी ई एफ, 6 के 6 एट्रीब्यूट आए हुए हैं जो रिलेशन में गिवन है। तो आप डायरेक्टली कह सकते हो ईसी इज द की फॉर दिस क्वेश्चन। बट बेटर है कि आप चारों ऑप्शन को फाइंड आउट करो। ई ए ई के लिए ए और ई तो आएगा ही आएगा, ए के कोरस्पॉन्डिंग बी है तो बी भी आ जाएगा क्योंकि ए आया हुआ है। ठीक है जी, अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए सी, सी नहीं आया हुआ, ई आया हुआ है तो ए आ जाएगा, ए ऑलरेडी है। ई सी, ई आया हुआ है मगर सी नहीं है तो डी नहीं आएगा, तो ए ई का क्लोजर में क्या क्या आ जाएंगे, ए ई बी। क्लियर। इसी टाइप से हम ए सी का क्लोजर निकालेंगे तो ए कोमा सी तो आएगा ही आएगा, ए सी आया हुआ है तो एफ भी आ जाएगा। ठीक है जी, ई नहीं आया हुआ तो ए मतलब राइट हैंड साइड नहीं देखेंगे, ई सी, सी आया हुआ है, ई नहीं है, ए आया हुआ है तो बी भी आ जाएगा। अब दोबारा से जरूर चेक करना, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में बी कहीं पर आया हुआ है क्योंकि बी बाद में इंक्लूड हुआ है। ठीक है, तो बी लेफ्ट हैंड साइड में कहीं पर आया हुआ है, अगर है तो राइट हैंड साइड वाला भी इंक्लूड होगा, ये ध्यान रखना है आपको क्लोजर के अंदर। ठीक है जी, अब कोई कौन सा इन चारों में से कौन सा रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, तो रिलेशन को कौन डिफाइन कर रहा है, सिर्फ ई सी का क्लोजर जो है वो रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मैं यहां पर लेके आया हूं आपके सामने, एक स्कीमा दिया हुआ है, स्कीमा एट्रीब्यूट दिए हुए ए बी सी डी ई, फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको गिवन है और यहां पर पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग
फंक्शनल डिपेंडेंसी नॉट इम्प्लाइड। ध्यान रखना क्वेश्चन में नोट वर्ड लिखा हुआ है। नोट का मतलब है क्लोजर हम निकालेंगे कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी इन चारों ऑप्शन में से अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन ये इंप्लाई नहीं कर रही है। ठीक है जी, तो इसको फाइंड आउट करेंगे हम। कैसे फाइंड आउट करेंगे? वन बाय वन ऑप्शन को पिक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पहला ऑप्शन हमने लिया ए, सी डी का क्लोजर निकालेंगे। ठीक है जी, विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। जिसका भी क्लोजर निकालते हैं तो वो तो क्लोजर तो आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखेंगे, सी डी टेंड्स टू ई है, सी डी आया हुआ है तो ई भी आ जाएगा, ई आया हुआ है तो ए भी आ जाएगा, ए के कॉरस्पॉन्डिंग बी सी भी आ जाएंगे। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि यहां पर सी डी के कॉरस्पॉन्डिंग ये क्लोजर इसका निकल रहा है। हमें चेक क्या करना है? हमें ये चेक करना है कि ये इंप्लाइज कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। तो इंप्लाइज का मतलब क्या होता है? सीडी के कॉरस्पॉन्डिंग, यहां राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? ए सी। क्या इसके क्लोजर में ए और सी आया हुआ है? सी डी इंप्लाइज यहां पर ए और सी अगर कर रहा है, मतलब क्लोजर में ए और सी अगर किसी भी क्लोजर में आया हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड इंप्लाइज राइट हैंड साइड करेक्ट है। ठीक है, तो ये तो ट्रू कंडीशन है। ठीक है, ये तो हमारी ट्रू कंडीशन है। तो क्वेश्चन में पूछा है कौन सा ट्रू नहीं है, मतलब नॉट इंप्लाइज है। क्लियर? इसी तरह से हम बी का क्लोजर निकालेंगे। यहां पर बी का क्लोजर सेकंड ऑप्शन है, बी डी का क्लोजर। बी ऑप्शन का क्लोजर निकालेंगे, मतलब बी डी का क्लोजर। बी डी के क्लोजर में बी और डी तो आएगा ही आएगा, बी आया हुआ है तो डी आएगा यहां पर। और लेफ्ट हैंड साइड में बी और डी कहीं पर है, सिर्फ यही वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये तो ऑलरेडी इंक्लूड है, और कोई सी फंक्शनल डिपेंडेंसी इसको डिटरमाइन नहीं कर रही। तो बीडी के कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ बीडी ही आया हुआ है। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? सीडी। तो यहां पर डी तो है मगर सीडी नहीं है इसके क्लोजर में, तो इसका मतलब है ये नॉट ट्रू है। नॉट ट्रू का मतलब नॉट इंप्लाइज है। क्लियर? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। फिर भी चेक कर लेते हैं क्योंकि आपको डाउट कोई सा क्वेश्चन में नहीं रहना चाहिए। बीसी का क्लोजर निकालेंगे हम। बीसी के क्लोजर में देखो सी तो आया ही हुआ है, बी ऑलरेडी था ही, डी और चेक करना है तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग डी आया हुआ है। तो आगे चेक करो या ना करो, तो यहां पर बीसी के कॉरस्पॉन्डिंग सी भी आया हुआ है और डी भी आया हुआ है। दैट मींस ये भी हमारी ट्रू कंडीशन है। क्लियर? इसके बाद है नेक्स्ट डी ऑप्शन, और चेक करेंगे हम। डी ऑप्शन के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर देखेंगे ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजर निकालेंगे। ए और सी, सी आया हुआ है, ए के कॉरस्पॉन्डिंग बी देखेंगे आया हुआ है बिल्कुल। ठीक है जी, तो ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग ए भी है और बी भी है, सॉरी बी एंड सी दोनों है, तो कह सकते हैं हम ये भी ट्रू है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? नॉट इंप्लाइज। तो नॉट ट्रू कौन सा है हमारा? बी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर ही। मैं सारी की सारी सीरीज लेके आया हूं यहां पर, जो कि आपको डिफाइन कर रहा हूं बहुत इजी वे में, आपको समझ में आता रहेगा। एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करता रहूंगा यहां पर। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको दी हुई है एक्स डिटरमाइन वाई दैट इज ट्रिवल इफ। कब ट्रिवल होता है? देखिए ट्रिवल का मतलब होता है, एक होता है ट्रिवल, एक होता है आपका सेमी ट्रिवल और एक होता है नॉन ट्रिवल। तो तीनों का मीनिंग मैं आपको क्लियर कर देता हूं। नॉन ट्रिवल, ठीक है, ट्रिवल का मतलब होता है जब कभी भी हम ए डिटरमाइन बी दिया हुआ है तो वो कब ट्रिवल होगा? वो जब होगा इफ बी इज ए सबसेट ऑफ ए। मतलब बी जो है ए का सबसेट होगा, तभी हम कह सकते हैं कि वो फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी ट्रिवल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। तो एग्जांपल कौन कौन से होंगे? जैसे कि एक्स वाई डिटरमाइन एक्स, तो एक्स एक्स वाई में आया हुआ है तो एक्स इज ए सबसेट ऑफ एक्स वाई, या एक्स वाई इज ए सुपरसेट ऑफ एक्स। इसी तरह से मान लीजिए एक्स डिटरमाइन एक्स, दैट इज ऑल्सो ए ट्रिवल फंक्शनल डिपेंडेंसी। एक्स वाई जेड इज डिटरमाइन वाई एक्स, तो ये भी आपका ट्रिवल का एग्जाम्पल है। सेमी ट्रिवल क्या होता है कि जहां पर ट्रिवल के बाद नॉन ट्रिवल देख लेते हैं एक बार तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नॉन ट्रिवल का मतलब होता है कि अगर ए डिटरमाइन बी है तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी दैट इज इक्वल टू फाई आना चाहिए। ए इंटरसेक्शन ऑफ बी दैट इज इक्वल टू फाई। कहने का मतलब है कि एक्स डिटरमाइन वाई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, तभी तो ये फाई आएगा। फाई का मतलब है देयर इज नो कॉमन एट्रीब्यूट इन द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। ठीक है, तो एक्स डिटरमाइन वाई दैट इज ए नॉन ट्रिवल फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसी तरह से एक्स वाई डिटरमाइन जेड दैट इज ऑल्सो ए नॉन ट्रिवल फंक्शनल डिपेंडेंसी। क्लियर?
सेमी ट्रिवल क्या होती है? सेमी ट्रिवल होती है जो कि ना तो मतलब कुछ पार्ट उसका ट्रिवल और कुछ पार्ट नॉन ट्रिवल हो, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रिवल एंड नॉन ट्रिवल। फॉर एग्जांपल एक्स वाई डिटरमाइन वाई जेड। ठीक है जी, आप देख सकते हो यहां पर दो पार्ट में ये डिटरमाइन कर सकते हैं, हम इसको तोड़ सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कभी भी ब्रेक नहीं होता, राइट हैंड साइड ब्रेक होता है। तो राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? वाई और जेड। तो एक्स वाई डिटरमाइन वाई एंड एक्स वाई डिटरमाइन जेड। इसको मैं डीकंपोज कर सकता हूं, दैट इज द डीकंपोजिशन। प्रॉपर्टी होती है हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर, डीकंपोजिशन, यूनियन, इसी टाइप से रिफ्लेक्सिविटी, इस टाइप से काफी सारी प्रॉपर्टीज होती है। तो वन ऑफ द प्रॉपर्टी होती है हमारी डीकंपोजिशन, दैट इज नोन एज ए डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन होता है कि ब्रेक करना। क्लियर? तो यहां पर एक्स वाई डिटरमाइन वाई जेड है, तो ब्रेक आप कैसे करोगे? राइट हैंड साइड को ही हमेशा ब्रेक कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड कॉमन रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए यहां पर एक्स वाई है, यहां भी एक्स वाई है, मगर राइट हैंड साइड, एक साइड तो मैंने वाई लिख दिया और एक साइड जेड लिख दिया। ठीक है जी, तो इस टाइप से हम ब्रेक कर सकते हैं। अब आप देखिए, ये तो एग्जाम्पल है आपका ट्रिवल का, ट्रिवल का एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल हो गया आपका नॉन ट्रिवल का। तो आप देख सकते हो सेमी ट्रिवल क्या होगा? जो कि ट्रिवल एज वेल एज नॉन ट्रिवल दोनों का कॉम्बिनेशन हो, उसी को हम बोलेंगे सेमी ट्रिवल होगा। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन क्या था? देखिए मैंने ट्रिवल से आपको तीनों चीज क्लियर कर दी है, ट्रिवल क्या होता है, सेमी ट्रिवल क्या होता है और नॉन ट्रिवल क्या होता है। ठीक है जी, तो यहां पर जो राइट आंसर होगा, फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें फॉर्म में दिया हुआ है, तो y इज ए सबसेट ऑफ x होना चाहिए, y इज ए सबसेट ऑफ x। तो ए आंसर ही हमारा राइट आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। यहां पर पूछा हुआ है, एक टेबल है जिसके अंदर मोर देन वन एट्रीब्यूट ईच ऑफ विच आइडेंटिफाई ए टप्पल यूनिकली, ऑल सच की आर नोन एज। देखिए आपके पास नंबर ऑफ की होती है, एक होता है प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट एंड फॉरेन। फॉरेन एंड अल्टरनेट दोनों की दोनों वो की होती है। देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं, कैंडिडेट की और प्राइमरी की में क्या डिफरेंस है? प्राइमरी की कैंडिडेट की से ही निकल के बनी है। मतलब एक रिलेशन के अंदर, मान लीजिए एक रिलेशन के अंदर 4 कैंडिडेट की है, ठीक है, 4 कैंडिडेट की है एक रिलेशन के अंदर, ध्यान रखना। तो उसमें वन ऑफ द की फ्रॉम कैंडिडेट की एक तो प्राइमरी की बन जाएगी, एक रिलेशन के अंदर एक ही प्राइमरी की होगी, और बाकी जो कैंडिडेट की बच गई उनको बोलेंगे हम अल्टरनेट की। अल्टरनेट की कौन सी होती है? या सेकेंडरी की भी बोल सकते हैं हम इसको, सेकेंडरी की। सेकेंडरी की या अल्टरनेट की, बोथ आर द सेम मीनिंग। तो मैं यहां पर ये बोलना चाह रहा हूं आपको, 4 कैंडिडेट की थी, उनमें से एक की प्राइमरी की होगी और बाकी तीनों की जो होगी उनको हम बोलेंगे अल्टरनेट की, दैट इज ऑल्सो ए कैंडिडेट की। दीज की ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की, और यू कैन से ऑल्सो नोन एज कैंडिडेट की। मगर 4 कैंडिडेट की में से एक तो प्राइमरी की होगी और बाकी जो है वो अल्टरनेट की होगी। तो प्राइमरी की कौन सी होती है? अब मान लीजिए 4 कैंडिडेट की है, उनमें से 4 में से एक की सिंगल एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन है, तो वो तो प्राइमरी की बन गया, बाकी जो है वो अल्टरनेट की बन गया। तो मोर देन वन एट्रीब्यूट अगर हमारे हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, कैंडिडेट की और प्राइमरी की दोनों के दोनों यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, अल्टरनेट की भी यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैं यहां पर ये समझाना चाह रहा हूं, एक टेबल के अंदर मोर देन वन एट्रीब्यूट और है, और ईच ऑफ विच आइडेंटिफाई ए टप्पल यूनिकली, ऑल सच की आर नोन एज कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की इज द आंसर फॉर दिस, बिकॉज ऑफ द मोर देन वन एट्रीब्यूट यहां पर बोला हुआ है। कैंडिडेट की हमेशा प्राइमरी की जो है वो कैंडिडेट की से ही निकल के बनती है। क्लियर? इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आया हूं इसी टाइप का, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इसने बनाया हुआ है। अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है, मीनिंग क्लियर है, तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो यहां पर पूछा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो अभी मैंने पीछे बताया आपको, अल्टरनेट की क्या होती है हमारी? एक कैंडिडेट की ही होती है, दैट इज नॉट ए प्राइमरी की। बिल्कुल, ये पहला ही पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। अभी मैंने आपको बताया 4 कैंडिडेट की है, उनमें से एक की तो आपकी प्राइमरी की बन जाएगी, और बाकी तीनों के तीनों जो कैंडिडेट की होगी उनको हम क्या कहेंगे? अल्टरनेट की। इनका नाम होगा, 4 कैंडिडेट की थी, 4 में से एक तो प्राइमरी की हो गई और बाकी तीनों कैंडिडेट की को हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेट की। तो अल्टरनेट की जो जस्ट लाइक ए कैंडिडेट की, बट दैट इज नॉट ए प्राइमरी की। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में आपको ये डेफिनेशन क्लियर की थी, आप देख सकते हो। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अल्टरनेट की इज ए प्राइमरी की, दैट इज नॉट ए कैंडिडेट की, ये तो बिल्कुल गलत है।
अल्टरनेट की इज ए कैंडिडेट की, दैट इज ऑल्सो ए प्राइमरी की। ये भी बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि अल्टरनेट की का मतलब ही यही है। अल्टरनेट मतलब दूसरी चीज। तो प्राइमरी की, अब पहली चीज अगर प्राइमरी है तो दूसरी चीज जो होगी वो अल्टरनेट होगी, ठीक है। तो अल्टरनेट का मतलब ही यही है कि वो प्राइमरी की कभी भी नहीं होगा। क्लियर, वो कैंडिडेट की होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राइमरी की इफ कंबाइंड विद ए फॉरेन की, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है वो बेसिकली देखिए, दो टेबल होती है हमारी, एक पेरेंट टेबल होती है और एक चाइल्ड टेबल होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं यहां पर क्या बोलना चाह रहा है। ये जो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, प्राइमरी की इफ कंबाइंड विद ए फॉरेन की, तो यहां पर देखिए दो टेबल होती है हमारी। दोनों टेबल में एक एट्रीब्यूट जो है वो कॉमन होता है। जैसे कि मैं यहां पर मान लीजिए ए है, ये बी है, यहां पर ए और सी, ए और ए कॉमन है। तो दोनों को हम जब ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करते हुए एक में तो एक एट्रीब्यूट तो प्राइमरी की बन जाता है और दूसरा एट्रीब्यूट क्या बन जाता है, फॉरेन की। ठीक है, तो यहां पर मैं ये समझाना चाह रहा हूं, यही क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्राइमरी की कंबाइंड विद ए फॉरेन की, अगर प्राइमरी की को फॉरेन की के साथ हम कंबाइन करें तो वो क्या क्रिएट करेगा। तो ध्यान रखना, प्राइमरी की वाला जो है वो हमेशा पेरेंट होता है और जो फॉरेन की है वो हमेशा चाइल्ड क्रिएट करता है। तो ये जो रिलेशन है ये बेसिकली पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है बिटवीन द टेबल दैट कनेक्ट देम। तो दैट इज ए इज ए राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमेशा पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, यू कैन से हायरार्किकल रिलेशन ये क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि डेफिनेटली एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। किसी भी टाइप की आप तैयारी कर रहे हो तो वहां पर ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यहां पर पूछा हुआ है डीकंपोजिशन के ऊपर। डीकंपोजिशन के ऊपर हम कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो देखते हैं कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए यहां पर एक रिलेशन दिया हुआ है, उस रिलेशन में चार एट्रीब्यूट है। फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको गिवन है, चार फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, तीन रिलेशन गिवन है। देखिए R1, R2, R3, ये तीनों के तीनों रिलेशन किससे बन के आए हैं, ऊपर वाले रिलेशन से ही क्रिएट हुए हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन ये किया हुआ है लॉसलेस और लॉसी। देखिए डीकंपोजिशन का नाम से ही पता चल रहा है, जिसको आप तोड़ोगे, ब्रेक करोगे। डीकंपोजिशन का मतलब होता है ब्रेक द टेबल। ठीक है, तो यहां पर जब आप टेबल को ब्रेक करते हो तो दो टाइप के डीकंपोजिशन होते हैं, एक होता है लॉसी और एक होता है लॉसलेस। ठीक है, लॉसी और लॉसलेस में क्या डिफरेंस है, तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं क्या मतलब होता है। एक रिलेशन को आपने ब्रेक किया R1 और R2 में, फॉर एग्जांपल, ठीक है, दो में ब्रेक कर दिया, दोनों को कंबाइन करने के बाद वापिस अगर वो R की फॉर्म जनरेट कर रहा है। देखिए ये ओरिजिनल रिलेशन था, ये ओरिजिनल रिलेशन था जो गिवन रिलेशन था। ओरिजिनल रिलेशन को आपने दो रिलेशन में तोड़ा, R1 एंड R2, दोनों को कंबाइन करने के बाद अगर वो वापिस R की फॉर्म ही जनरेट कर रहा है, मतलब उसके अंदर मान लीजिए चार टप्पल थे और चारों के चारों टप्पल आफ्टर डीकंपोजिशन भी चारों के चारों सेम है, तो उसको बोलते हैं हम लॉसलेस, कि देयर इज नो लॉस, देयर इज नो लॉस। लॉसलेस का मतलब है देयर इज नो लॉस। ठीक है, और अगर उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड हो गए, मान लीजिए यहां पर चार टप्पल थे और यहां पर 5 टप्पल हो गए, या यहां चार थे यहां 3 रह गए, तो कुछ ना कुछ चेंज हुआ, कुछ ना कुछ चेंज हुआ, तो उस रिलेशन को हम लॉसी बोलेंगे। फ्रॉम द ओरिजिनल टू जनरेट रिलेशन, दोनों में कुछ चेंजेस अगर है तो उसको लॉसी डिकंपोजिशन बोलते हैं। कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज, देन यू कैन से दैट रिलेशन इज नोन एज लॉसलेस रिलेशन। ठीक है, तो यहां पर आपको क्वेश्चन में ये गिवन है, एक रिलेशन है चार एट्रीब्यूट का, उसमें चार फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तीन रिलेशन में ब्रेक किया, तो इसमें यह चेक करना है कि दैट डिकंपोजिशन इज लॉसलेस और नॉट। तो इसको चेक करने का अलग मेथड है, वो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं किस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहां पर फाइंड आउट करने का मेथड कैसे हम अप्लाई करेंगे, तो देखते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है इस तरह से फंक्शनल डिपेंडेंसी। देखिए तीन रिलेशन आपको दिए हुए हैं, तीनों को मैं लिख लेता हूं यहां पर, A, B, दूसरा है हमारा B, C, तीसरा रिलेशन है हमारा B, D। तो मैं शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं आपको लॉसलेस चेक करने का।
मेथड कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए पहली चीज है कि हम जितने भी रिलेशन दिए हुए सबको कंबाइन करेंगे, टू को वन टाइम कंबाइन करेंगे। जैसे कि मैं इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूं, इन दोनों को कंबाइन करने का मेथड यही है, जब कभी भी आप दो रिलेशन को कंबाइन करते हो तो एटलीस्ट वन एट्रीब्यूट इज ए कॉमन एट्रीब्यूट, तभी आप कंबाइन कर सकते हो। तो दोनों के अंदर हमने कंबाइन किया। कंबाइन करने से पहले आपको चेक करना है, लॉसलेस के लिए कंडीशन ये होती है, पहली चीज तो कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, दूसरी कंडीशन होती है कि दोनों में से एक में वो सुपर की होना चाहिए। सुपर की का मतलब है या कैंडिडेट की होना चाहिए, कहने का मतलब है कि दोनों में से कोई ना कोई एक एट्रीब्यूट, कॉमन एट्रीब्यूट जो है वो की एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो देखिए की एट्रीब्यूट कैसे निकालेंगे, बी का क्लोजर मैं निकालूं यहां पर, तो बी का क्लोजर फंक्शनल डिपेंडेंसी से अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या निकल के आएगा, फंक्शनल डिपेंडेंसी से अगर हम फाइंड आउट करें तो यहां पर फंक्शनल डिपेंडेंसी ये दी हुई है, ए डिटरमाइन बी, बी डिटरमाइन सी, सी डिटरमाइन डी, डी डिटरमाइन बी। तो इसका क्लोजर निकालेंगे, बी का क्लोजर, बी के क्लोजर में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी के कोरस्पॉन्डिंग क्या आया हुआ है, सी आ जाएगा, सी के कोरस्पॉन्डिंग डी आ जाएगा, एंड डी के कोरस्पॉन्डिंग बी है। बस तो ए तो नहीं आ रहा है यहां पर, कोई बात नहीं, तो बी सी डी आ जाएगा यहां पर बी के क्लोजर में। तो इस रिलेशन में देखिए यहां पर आप समझिए पॉइंट को, मैं यहां पर क्या समझाना चाह रहा हूं, बी का क्लोजर निकाला, कॉमन एट्रीब्यूट का क्लोजर निकाला, उसके अंदर हमने देखा कि कैंडिडेट की या सुपर की कब होता है, जब किसी भी रिलेशन के अंदर, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, पूरा का पूरा रिलेशन अगर डिफाइन हो रहा है उस क्लोजर में, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि ये जो रिलेशन है वो हमारा क्या होगा, उसके अंदर जो कैंडिडेट की होगी वो क्या होगी, बी होगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसमें जो रिलेशन दिया हुआ है वो बीसीडी दिया हुआ है, बीसीडी के अंदर बीसी जो है वो आया हुआ है, बीसी जो है वो बीसीडी के अंदर आया हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो रिलेशन है R2 दैट इज ए रिलेशन विच कंटेन बी एज ए कैंडिडेट की। तो बी जो है वो कैंडिडेट की है इस रिलेशन के अंदर, तो हम कह सकते हैं यहां पर इसको कंबाइन कर सकते हैं। यही हमारा लॉसलेस की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, और कॉमन एट्रीब्यूट जो भी है वो जो है वो कैंडिडेट की होना चाहिए, किसी ना किसी रिलेशन का, कैंडिडेट की ऑफ एनी वन रिलेशन। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये लॉसलेस की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। तो अभी हमने क्या करा, R1 और R2 को दोनों को कंबाइन किया, कॉमन एट्रीब्यूट पिक किया, कॉमन एट्रीब्यूट का क्लोजर निकाला, उनमें चेक किया कि B जो है वो इस रिलेशन की या इस रिलेशन की कैंडिडेट की है, इसकी तो नहीं है क्योंकि A नहीं आया हुआ, मगर BC जो है वो इसके अंदर आया हुआ है, तो B इज ए कैंडिडेट की फॉर दिस रिलेशन, देन यू कैन कंबाइन द रिलेशन। ठीक है, अब हमारा एक रिलेशन बच गया, ABC हमने कंबाइन करने के बाद मिल गया, BD यहां पर मिल गया, उसके बाद हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, B कॉमन एट्रीब्यूट है, तो कॉमन एट्रीब्यूट का क्लोजर हमने निकाला हुआ है BCD। तो दोनों में से किसी ना किसी रिलेशन का क्या होना चाहिए, ये कैंडिडेट की होना चाहिए। तो BD क्या रिलेशन में आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है, तो कह सकते हैं हम कि B इज ए कैंडिडेट की फॉर दिस रिलेशन। यू कैन से, यू कैन कंबाइन द रिलेशन ABCD और दैट रिलेशन इज नोन एज लॉसलेस, क्योंकि ये हमेशा कैंडिडेट की किसी ना किसी रिलेशन का निकल के आ रहा था। तो लॉसलेस के लिए प्रॉपर्टी यही है कि कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए और कैंडिडेट की होना चाहिए किसी भी रिलेशन की, तो दोनों में से किसी रिलेशन की वो कैंडिडेट की है। तो जो ये रिजल्टेंट रिलेशन आ रहा है हमारा, ये हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, लॉसलेस। तो गिवन कंडीशन जो दी हुई थी हमें, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन में, दैट इज ए लॉसलेस। यू कैन से आंसर आ जाएगा इसका ए। क्लियर, होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमल कवर से रिलेटेड है ये। मिनिमल कवर क्यों बोल रहा हूं मैं, कैनोनिकल कवर पूछा हुआ है, कैनोनिकल कवर से पहले हम मिनिमल कवर निकालते हैं, उसके बाद कैनोनिकल कवर फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहां पर बहुत ही सिंपल सा मैं मेथड आपको समझाऊंगा। 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, क्वेश्चन गिवन है जो, उसको मैं लेके चलता हूं, गिवन क्वेश्चन को, A डिटरमाइन BC, B डिटरमाइन C, A डिटरमाइन B एंड AB डिटरमाइन C। ठीक है जी, पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 जो होता है हमारा, वो हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में हम राइट हैंड साइड में ब्रेक करते हैं, डिकम्पोजिशन अप्लाई करते हैं।
राइट हैंड साइड अप्लाई डीकंपोजिशन, इन द राइट हैंड साइड यू कैन अप्लाई द डीकंपोजिशन। ठीक है, डीकंपोजिशन का मतलब है कि राइट हैंड साइड में आप ब्रेक कर सकते हो। तो यहां पर हम राइट हैंड साइड में कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर दो एट्रीब्यूट आए हुए हैं इसके अंदर, तो इसको हम ब्रेक कर देंगे, ए डिटरमाइन बी हो जाएगा और ए डिटरमाइन सी हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज रखेंगे। क्लियर? उसके बाद है बी डिटरमाइन सी, ए डिटरमाइन बी, बाकी जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसको मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया। ये तीनों की तीनों को मैंने यहां पर कॉपी किया है। क्लियर? उसके बाद है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं? स्टेप नंबर 2 के अंदर हम यहां पर अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं? फाइंड आउट करते हैं रिडंडेंसी तो नहीं है, कोई भी रिडंडेंसी अगर आई हुई है तो उसको हम रिमूव करेंगे। यहां पर देखिए रिडंडेंसी, रिमूव द रिडंडेंसी। तो कैसे हम रिडंडेंसी को रिमूव करेंगे? देखिए वन बाय वन फंक्शनल डिपेंडेंसी को पिक करेंगे और उसको काउंट नहीं करेंगे। कहने का मतलब है यहां पर देखिए मैं 1 लिख रहा हूं, नंबर लिख रहा हूं मैं यहां पर हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी के आगे। तो पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी को मैंने पिक किया, ए डिटरमाइन बी। ठीक है, अब ए डिटरमाइन बी को मैं छुपा लेता हूं, बाकी चारों के अंदर हम क्या देखेंगे? ए का क्लोजर निकालेंगे। अब मैं फर्स्ट को हटा के सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में हम क्लोजर निकालेंगे। तो ए का क्लोजर मैंने निकाला विदाउट दिस। ध्यान रखना, फर्स्ट को मैंने रिमूव कर दिया अभी यहां पर, तो फर्स्ट को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, मैं ए का क्लोजर निकाल रहा हूं। किससे? सेकंड, थर्ड और फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ए का क्लोजर जब निकाला मैंने, ए के क्लोजर में ए तो आएगा ही आएगा, सी भी आएगा। ठीक है, ए सी आ गया, ए के कोरस्पॉन्डिंग यहां पर बी भी आया हुआ है। क्लियर? तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं आपको कि ये वाली जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? इसको इंक्लूड करे बिना भी ए के कोरस्पॉन्डिंग बी आया हुआ है। देखिए समझिए पॉइंट को, ए डिटरमाइन बी को इंक्लूड नहीं किया तब भी आपका ए क्लोजर में विदाउट दिस, इसके बिना भी आपका ए क्लोजर में क्या आया हुआ है? बी आया हुआ है। तो वाई वी नीड दिस टाइप ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी? ठीक है, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। क्लियर? दैट इज द रिडंडेंसी। ये दोबारा से इसमें आई हुई है तो रिडंडेंसी को हम रिमूव करके चलते हैं। ठीक है, तो ये होता है मिनिमल कवर। मिनिमल कवर के स्टेप से ये। दूसरा, हर बार हर एक को मैं पिक करूंगा, ए डिटरमाइन सी, मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब हमारे पास ये रिमूव कर दिया मैंने, ए डिटरमाइन सी, इसको मैं पिक करूंगा सेकंड को विदाउट दिस, ए का क्लोजर निकालूंगा मैं। ठीक है, तो विदाउट दिस ए का क्लोजर निकाला तो उसमें देखा हमने यहां पर क्या देखा कि विदाउट दिस क्या कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी क्लोजर निकालेंगे हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो ए के क्लोजर में बी आया हुआ है, बी के क्लोजर में बी डिटरमाइन सी है तो सी आ जाएगा, ए बी डिटरमाइन सी है तो ए बी आया हुआ है तो सी भी आ जाएगा। तो ए बी सी आया हुआ है तो ए डिटरमाइन ए के कोरस्पॉन्डिंग सी अगर आया हुआ है तो वाई वी नीड दिस टाइप ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। क्लियर है? तो इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं होगी। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो इसको भी हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद है नेक्स्ट, बी डिटरमाइन सी को मैं पिक करूंगा, बी डिटरमाइन सी, बी का क्लोजर निकालूंगा मैं विदाउट दिस बी का क्लोजर अगर मैं निकाल रहा हूं तो बी के क्लोजर में क्या आएगा? बिना थर्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी को पिक करे तो बी आएगा, बी के कोरस्पॉन्डिंग कुछ भी नहीं आया हुआ तो बी आ रहा है, तो इसका मतलब है इसको तो हमें रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ए का क्लोजर निकालेंगे विदाउट फोर्थ। ठीक है, तो ए के क्लोजर में क्या आ रहा है? इसके बिना ए के क्लोजर में सिर्फ ए ही आ रहा है तो इसको भी रिक्वायरमेंट है हमें। अब इसके बिना ए बी का क्लोजर निकालेंगे, ए बी के क्लोजर में क्या आया हुआ है? सी और बी दोनों आए हुए हैं तो ए बी के क्लोजर में सी भी आया हुआ है और बी भी आया हुआ है। तो यहां पर हमें अगर हम देखें तो बेसिकली इसकी तो हमें रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर हम देखें ए बी के क्लोजर में सी डिटरमाइन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ए बी के क्लोजर में हम निकालेंगे ए बी एंड सी। तो यहां पर अगर आप देखो तो
ए बी आया हुआ है, इसके बिना ए भी आया हुआ है, बी भी आया हुआ है और बी की वजह से सी भी आया हुआ है, तो हम इसको भी रिमूव कर देंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास आफ्टर रिमूविंग रिडंडेंसी हमारे पास क्या क्या आ गया, स्टेप 3 में क्या क्या आ जाएगा, बी डिटरमाइन सी एंड ए डिटरमाइन बी। क्लियर। तो इस टाइप से हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी आ चुकी है। तो यहां पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, टोटल ये वाला जो आया दैट इज द मिनिमल कवर, और मिनिमल कवर ही हमारा कैनोनिकल कवर होता है। बस कैनोनिकल कवर और मिनिमल कवर में सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में अगर किसी को ब्रेक करके लिखा हुआ है तो वो ब्रेक करके ना करके करेगा, वो हमेशा कंपोज करके लिखेगा। ध्यान रखना, वो हमेशा कंपोज करके लिखेगा। कंपोज करने का मतलब है कि मान लीजिए ए डिटरमाइन बी लिखा हुआ है, ए डिटरमाइन सी लिखा हुआ है, तो इसको ये यूनियन कर देगा, ए डिटरमाइन बी सी लिखेगा। ठीक है, ये कैनोनिकल कवर में आएगा और मिनिमल कवर में क्या आएगा, दिस वन आएगा। बस ये डिफरेंस होता है इसका, और कुछ भी मीनिंग कोई भी डिफरेंस नहीं है। मिनिमल कवर में हमेशा हम सेपरेट करके लिखते हैं, कैनोनिकल कवर में हम कंबाइन करके लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर तो ऐसी कोई सिचुएशन अराइज ही नहीं हो रही है। क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं कि ए डिटरमाइन बी, बी डिटरमाइन सी, तो राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वेश्चन में फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट। दो लिस्ट दी हुई है, L1 लिस्ट 1 लिस्ट 2। तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया बता देता हूं। फर्स्ट एनएफ नॉर्मलाइजेशन होती है हमारी, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ। तीनों नॉर्मलाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर। तीनों की तीनों नॉर्मलाइजेशन, और एक बीसीएनएफ भी होता है हमारा। ये चारों की चारों नॉर्मलाइजेशन हमारी किसके ऊपर डिपेंड करती है, फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर। एक होता है नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, वो हमारा किससे फाइंड आउट होता है, हमारा मल्टी वैल्यू। मल्टी वैल्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी अप्लाई करते हैं हम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में। और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में हमारी होती है ज्वाइन डिपेंडेंसी, ज्वाइन डिपेंडेंसी। ठीक है जी। तो यहां पर क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, मैच करना है आपको। तो थर्ड एनएफ और बीसीएनएफ दोनों के दोनों किससे कंबाइन होंगे, फंक्शनल डिपेंडेंसी से, फोर्थ एनएफ मल्टी वैल्यू से और फिफ्थ एनएफ ज्वाइन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी और क्यू 1 से होगा, आर जो है वो 2 से, आर जो है वो 2 से, एस 3 से। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। बस आपको डेफिनेशन अगर क्लियर है, किस तरह से हम अप्लाई करते हैं, कैसे नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हैं, वो मैं और क्वेश्चन लेके आऊंगा, तब मैं आपको समझाऊंगा कि कुछ क्वेश्चन में नॉर्मलाइजेशन कैसे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो वो ये है, प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ ए रिलेशन स्कीम आर इज एन एट्रीब्यूट दैट अपीयर्स। यहां पर ये क्वेश्चन करा हुआ है आपको कि प्राइम एट्रीब्यूट कौन से होंगे रिलेशन के अंदर, हम जब कभी भी रिलेशन दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। मैं डेफिनेशन यहां पर बता देता हूं। एक रिलेशन के अंदर मान लीजिए 4 एट्रीब्यूट दिए हुए हैं, ए बी सी डी। उसके अंदर आपको गिवन है कैंडिडेट की, कौन कौन सी है, ए बी इज ए कैंडिडेट की एंड बी सी इज ए कैंडिडेट की। मान लीजिए आपको इस टाइप से गिवन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 2 कैंडिडेट की गिवन है। एक रिलेशन के अंदर कितने भी कैंडिडेट की हो सकती है। तो जो कैंडिडेट की के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट है, जैसे कि एट्रीब्यूट अगर मैं देखूं यहां पर ए बी एंड सी, तो इन सारे एट्रीब्यूट को हम प्राइम एट्रीब्यूट बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। कैंडिडेट की के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट है, उन सभी एट्रीब्यूट को हम बोलते हैं प्राइम एट्रीब्यूट। और इसके अलावा जो भी एट्रीब्यूट बच गया, रिलेशन के अंदर 4 एट्रीब्यूट थे, उनमें से एक एट्रीब्यूट आपका बच गया डी, इस एट्रीब्यूट को बोल देंगे हम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन से होते हैं, जो कैंडिडेट की के अंदर नहीं होते, जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं होता, वो सारे के सारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं। जो कैंडिडेट की का पार्ट होता है, वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, प्राइम एट्रीब्यूट रिलेशन जो है वो कहां पर अपीयर होता है हमारा, इन ऑल कैंडिडेट की ऑफ आर, इन सम कैंडिडेट की ऑफ आर। बिल्कुल, सम कैंडिडेट की, कुछ कैंडिडेट की जो भी दी हुई है उन सब का फाइंड आउट करेंगे हम, और फाइंड आउट करने के बाद जो भी होंगे वो सारे के सारे प्राइम एट्रीब्यूट कहलाएंगे हमारे। क्लियर।
तो राइट आंसर है इसका सेकंड। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।